कि अल जवाहिरी का मारा जाना भारत के लिए भी कई मायनों में बेहद अहम है। इसे आप 4 पॉइंट से समझ सकते हैं। पहला, अल जवाहिरी ने इसी साल अप्रैल में एक वीडियो जारी करके कर्नाटक में हिजाब की मांग करने वाली मुस्लिम छात्राओं का समर्थन किया था। इसके अलावा उसने हिजाब के समर्थन में अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान नाम की छात्रा को सच्ची मुसलमान बताया था और उसकी प्रशंसा में एक कविता भी लिखी थी। ये वीडियो इसलिए भी खास था क्योंकि इससे पहले तक अल जवाहिरी अपने संदेशों में पश्चिमी देशों और अमेरिका का जिक्र करता था, लेकिन इस बार उसने अपनी रणनीति बदल दी थी और भारत के एक राज्य में चल रहे विवाद पर पूरा वीडियो बना दिया था। इससे यही संकेत मिले कि अल जवाहिरी का फोकस अब भारत पर है और ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं थी। दूसरा, अल जवाहिरी के इस वीडियो से इस बात की आशंका भी बढ़ गई कि अल-कायदा भारत के नौजवानों को अपना निशाना बना सकता है और उन्हें अपने आतंकवादी संगठनों में शामिल करने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें कर सकता है। एशिया के पश्चिमी देशों जैसे कि इराक और सीरिया में आईएसआईएस का प्रभाव बढ़ने से अल-कायदा की पकड़ वहां कमजोर हो गई थी और अल-कायदा तभी से नए देशों की तलाश में था जहां से ये वो नए लड़कों और अपने साथ जोड़ सके और भारत उसके लिए पहली पसंद बन गया था। इसी साल जून में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि इस आतंकवादी संगठन की एक यूनिट जिसे AQIS या अल-कायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, उसके पास 200 से 400 आतंकवादी हैं जिन्हें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से भर्ती किया गया है। अल जवाहिरी पिछले कुछ समय से इस यूनिट को और मजबूत करना चाहता था और उसका सारा फोकस भारत पर ही था, इसलिए उसका मारा जाना भारत के लिए एक बड़ी खबर है। तीसरा, अल जवाहिरी का काबुल के हाई सिक्योरिटी जोन में मारा जाना ये बताता है कि अल-कायदा और तालिबान के बीच गहरा कनेक्शन है। इसलिए इस घटनाक्रम के बाद अब भारत की सुरक्षा एजेंसियां और भी ज्यादा अलर्ट हो गई हैं। और आखिर पॉइंट यह है कि हक्कानी नेटवर्क, वो हक्कानी नेटवर्क जिसका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर गहरा प्रभाव है, उसके भी अल-कायदा से गहरे संबंध है और ISI ने शुरुआत से ही हक्कानी नेटवर्क का इस्तेमाल अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को कम करने के लिए किया है। और ये जो 4 पॉइंट्स हमने समझाए हैं, ये इस लिहाज से बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि अल जवाहिरी का मारा जाना भारत के लिए भी बड़ी खबर है। वैसे ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कुल मिलाकर हम ये कहें तो अल जवाहिरी की मौत ने भारत को राहत की सांस दी है। हालांकि अमेरिका के लिए ये इतनी बड़ी सफलता भी नहीं है क्योंकि अमेरिका अब भी अपने असली मकसद में कामयाब नहीं हुआ है और वो मकसद है अल-कायदा का पूरी तरह खात्मा। On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorists attacked 9/11. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. People around the world no longer need to fear the vicious and determined killer. The United States continues to demonstrate our resolve and our capacity to defend the American people against those who seek to do us harm.
अल-ज़वाहिरी जिस घर में छुपा था उस घर का मॉडल तक तैयार करके अमरीकी हुकाम की जानिब से सिचुएशन रूम के अंदर रखा गया ताकि घर और इमारत की जो कंस्ट्रक्शन है उसको एनालाइज किया जा सके। यहाँ तक कि अमरीकियों ने इतनी प्रिसिशन की कि उनकी जानिब से जो घर वालों का पैटर्न था उसको मॉनिटर किया गया, यानी कि ऐमन अल-ज़वाहिरी कब जो है वो बालकनी में आते थे, कब वो बाहर जाते थे, कब वो घर के डिफरेंट हिस्सों में मूवमेंट करते थे, उस तक को भी मॉनिटर किया गया। यहाँ तक इसका मतलब ये कि अमरीकी आँखें कंटिन्यूसली ऐमन अल-ज़वाहिरी पर मौजूद थी और एक ऐसा ऑपरेशन प्लान किया गया जिसके ज़रिए इमारत को भी नुकसान नहीं पहुंचा बल्कि साथ साथ ऐमन अल-ज़वाहिरी को भी ठिकाने लगा दिया गया। RS-9 हेलफायर मिसाइल अमेरिका के हथियारों में एक ऐसा हथियार है, एक बहुत ही सीक्रेट हथियार है जिसके अंदर कोई बारूद नहीं होता है, धमाका नहीं होता है इसमें बल्कि 6 ब्लेड निकलते हैं। इसके द्वारा अल-कायदा के लीडर अल-ज़वाहिरी को मारा गया। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि पिन पॉइंट हिट करता है और कोलेटरल डैमेज, जो आसपास और लोग हैं उनको क्षति नहीं पहुंचती है, वो नहीं मरते हैं। जैसे धमाका और बम फटता है तो काफी लोग घायल या मारे जाते हैं। 11 साल पहले अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया जिसमें उसकी 10 साल की तलाश पूरी हुई थी। यह ऑपरेशन पाकिस्तान की सरजमीन पर किया गया जहां पे उसामा बिन लादेन मारा गया था। ठीक उस ऑपरेशन के 11 साल बाद अमेरिका ने एक और ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन में उसने अल-कायदा के सरगना ऐमन अल-ज़वाहिरी को मार दिया। गोया 21 साल बाद अमेरिका ने 9/11 का बदला ले लिया। जो कहते हैं कि कुछ लड़के साउथ इंडिया में अल-कायदा में ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं या किया है उन्होंने, तो इससे हमारे ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा कि अल-कायदा जो है अभी देखना पड़ेगा अगला लीडर कौन है उनका और उसका क्या रवैया है। हमारे लिए अच्छा है क्योंकि जो रेडिकलाइजेशन हो रही है साउथ में और जो मुस्लिम लड़के जो बहकावे में आ गए हैं उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। We will never give up. जो बाइडन आते हैं नेवर गिव अप करने की बात भी कहते हैं, लेकिन भारत के लिहाज से ये खबर कितनी बड़ी है और पाकिस्तान की इसमें भूमिका क्या हो सकती है, इसको और करीब से ज़रा हम समझने की कोशिश करेंगे। अपने सहयोगी अनस मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी चैनल वियॉन के हमारे संवाददाता हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से। अनस, 2 पॉइंट है। पहला, पाकिस्तान के लिहाज से ये खबर कितनी ज़रूरी और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में क्या, और दूसरा, भारत के लिए ये बड़ी खबर क्या हम मान सकते हैं इस लिहाज से, क्योंकि ज़वाहिरी की नज़र इंडिया पे इम्पैक्ट डालने की थी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी मुझे मदऊ करने के लिए। आपके पहले सवाल का जवाब मैं पाकिस्तान की नज़र से अगर देखूं तो पाकिस्तान को इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एज सच नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बेसिक ब्रीडिंग ग्राउंड है अफ़गानिस्तान के अंदर, स्पेशली अलकायदा इन सब कॉन्टिनेंट का, AQIS का, वो अभी भी वही गढ़ रहेगा। एक चीज़ हमें बात रियलाइज़ करनी होगी कि ऐमन अल-ज़वाहिरी ने अलकायदा की कमान संभालने के बाद अलकायदा के ऑपरेशंस को डिसेंट्रलाइज़ किया था। उसामा बिन लादेन के टाइम पर कोई भी ऑपरेशन जब आपने करना होता था, अलकायदा ने करना होता तो आपने उसकी अप्रूवल उसामा बिन लादेन से खुद लेनी होती थी। लेकिन ऐमन अल-ज़वाहिरी ने आकर ये किया कि उन्होंने एक मॉड्यूल बना दिया कि जी ये आइडियोलॉग है, आप इसको फॉलो करके अगर इसकी अकॉर्डिंग कोई हमला करते हैं तो आपको अलकायदा की सेंट्रल लीडरशिप की इंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों पाकिस्तान और इंडिया को
एक साई ऑफ रिलीफ तो मिलेगा, टेम्पोरेरी साई ऑफ रिलीफ मिलेगा, लेकिन लॉन्गर रन के अंदर मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि एमन अल ज़वाहिरी आइडियोलॉजिकली ओसामा बिन लादेन के साथ अलाइंड थे। 1998 में उन्होंने ज्वाइन किया और 2001 से वो ओसामा बिन लादेन के इंतहाई क्लोज सर्कल के अंदर थे, यहाँ तक कि जब 2011 के अंदर ओसामा बिन लादेन को मारा गया अमेरिका की जानिब से, तो उनको यूनानिमसली इलेक्ट किया गया, उनके मुकाबले में कोई नहीं था। 71 साल एमन अल ज़वाहिरी थे और 71 साल के बावजूद 8-8 घंटे की उनकी लंबी जिहादी लेक्चर्स और क्लिप्स आती थी। मैंने कुछ उनके रिव्यूज़ किए हैं क्योंकि हम यहाँ पे ट्रैक करते हैं उसको, और उनके उस सब के बावजूद भी उनकी जो कमांड थी, उनका जो होल्ड था, वो बड़ा इंटैक्ट था। तो टाइम बीइंग के लिए थोड़ा सा रिलीफ दोनों पाकिस्तान, इंडिया और रीजन के लिए एट लार्ज है, लेकिन 2 से 3 माह के अंदर जब एक कोई नया लीडर इलेक्ट होगा और जैसे कि खबरें आ रही हैं कि शायद सैफ अल अदल हो जाएं, तो फिर हम देख सकते हैं कि अपटिक एंड अटैक्स दोबारा से दोनों ममालिक के लिए, पाकिस्तान में भी और इंडिया के लिए भी आ सकते हैं। अच्छा, मेरा एक पॉइंट है, हम पिछले साल पॉइंट है, मैं अफगानिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना चाह रहा था, क्योंकि दोहा समझौते की दुहाई दी जा रही है तालिबान सरकार की तरफ से। क्या ये दोहा समझौते में दूसरा क्वेश्चन नहीं ऐड होगा कि आखिर अल जवाहिरी अफगानिस्तान में क्या कर रहा था, उसे कौन प्रोटेक्शन दे रहा था, हाई सिक्योरिटी जोन में आखिर वो कैसे रह रहा था? क्या वो समझौते को बार नहीं किया गया, समझौते को नहीं तोड़ा गया? देखिए, बिल्कुल तोड़ा गया है। मैं पिछले साल में उसी जवाब पे आप कह रहा था कि पिछले साल इसी वक्त पे हम लोग वियॉन और जी पर रिपोर्ट कर रहे थे अफ़गानिस्तान से, और हम तकरीबन लगभग 4 माह अफ़गानिस्तान में थे। और ये शेरपुर का इलाका, इसके साथ वज़ीर अकबर ख़ान का इलाका, और इसके सामने ग्रीन जोन, जिसमें हाई सिक्योरिटी जोन जो ग्रीन जोन का है, जहाँ पर एम्बेसीज़ काफ़ी हाउस की जाती हैं, इस एरिया से मैं बखूबी बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। इसी के जिस घर के ऊपर हमला हुआ है, इसके बिल्कुल सामने जो घर है वो बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी का है, जो कि अफ़गानिस्तान के साबिक़ वज़ीर दिफा भी थे। इस प्रिसाइज इस हमले के हवाले से हमने पहले सवाल किया था 17 अगस्त को ज़बीउल्लाह मुजाहिद से। मैंने ही सवाल किया था कि उनके अलकायदा के साथ जो ताल्लुकात हैं, तालिबान के ताल्लुकात हैं, उनके साथ क्या होगा, क्या आप उनसे अपने ताल्लुकात तोड़ेंगे या आप उसके ऊपर कोई एश्योरेंस देने को तैयार हैं? तो तालिबान का ये कहना था कि हम किसी भी फॉरेन फाइटर को टॉलरेट नहीं करेंगे। ये जो डेवलपमेंट है, पिछले 11 महीने के अंदर इनकी रीलोकेशन हुई है, और तकरीबन अप्रैल से पहले से जो है आइज ऑन द ग्राउंड थे। तो जो सोर्सेज हैं अमरीकी हुकाम के भी, वो भी यही बता रहे हैं कि उनकी जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है वो शॉर्ट हो गई थी इस साल जनवरी के शुरू में कि एमन अल ज़वाहिरी इसी कंपाउंड में मौजूद हैं। तो डेफिनेटली यह दोहा एग्रीमेंट की एक बहुत बड़ी वायलेशन है। लेकिन इसके साथ एक और प्रॉब्लम भी आ जाती है। वो प्रॉब्लम यह है कि जब अमेरिका और तालिबान अब बात करने बैठेंगे, तो तालिबान जो हैं वो एक फिक्स में हैं, क्योंकि उन्होंने अपना अलकायदा के साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन करना है और अमेरिका के साथ भी बातचीत चलानी है ताकि उनको पैसे मिल सकें। और तालिबान और अलकायदा का रिलेशन समझने के लिए हमें इतनी बात देखनी होगी कि उनका रिलेशनशिप हिस्टोरिकल है, जनरेशनल है, आइडियोलॉजिकल है और जियोग्राफिकल है। आपस में उनके फाइटर्स इन तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया। लेकिन ये जरूर है कि जिस इम्पैक्ट को हम समझने और समझाने की कोशिश कर रहे थे अल जवाहिरी के उस मौत की खबर के साथ, वहां पर एक भूमिका पाकिस्तान की भी है, और इस पाकिस्तान के एंगल को भी हम आपको समझाते हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान की बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ऐसा भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने ही अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को अल जवाहिरी के लोकेशन के बारे में तमाम जानकारियां दी, और पिछले कई वर्षों से अल जवाहिरी पाकिस्तान में ही छिपा हुआ था। और जब पाकिस्तान को लगा कि वो अल जवाहिरी के साथ धोखा करके अमेरिका से अपने रिश्ते सुधार सकता है, तो उसने अल जवाहिरी से अपना समर्थन वापस ले लिया। हालांकि आज आप दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा आतंकवादी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आतंकवादी चाहे किसी भी देश का हो, लेकिन उसकी जड़ें पाकिस्तान में ही मिलती हैं। अमेरिका में हुए 9/11 हमले का मास्टरमाइंड और अलकायदा का चीफ ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब का नागरिक था, लेकिन वर्ष 2011 में जब अमेरिका ने लादेन को मारा तो वो पाकिस्तान के एबटाबाद में ही छिपा हुआ था। तालिबान की पहली सरकार का मुखिया और आतंकवादी मुल्ला उमर का भी पाकिस्तान के साथ कनेक्शन था। उसके पास अफगानिस्तान की नागरिकता थी, लेकिन 2013 में जब उसकी मौत हुई तो पता चला कि उसे भी पाकिस्तान में ही शरण मिली हुई थी। अलकायदा का सुप्रीम लीडर ऐमान अल जवाहिरी इस समय दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी था, और अमेरिका ने उस पर $25 मिलियन यानी लगभग 200 करोड़ रुपए का इनाम रखा था।
अल जवारी इजिप्ट का नागरिक था, लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत से वो पाकिस्तान में रह रहा था। और यही नहीं, मुंबई के 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड डेविड हेडली अमेरिका का नागरिक है, लेकिन उसने भी आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग पाकिस्तान में ही ली थी। संक्षेप में कहें तो पाकिस्तान पहले आतंकवादियों को अपने यहाँ शरण देता है और फिर जब उसका मतलब निकल जाता है तो वो इन्हीं आतंकवादियों को आधार बनाकर अमेरिका जैसे देशों के साथ समझौते करता है और आर्थिक पैकेज और लोन लेने की कोशिशें करता है।